फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपके पास पहुंचा सके और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एडिटोरिया बुक से बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 150 प्रश्नों में 75 से 80 प्रश्न का हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बुक में चैनल का लिंक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है और इसका फैसला अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होना एक अधिकार है। यह एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होना एक संवैधानिक अधिकार है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कौन सा सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा को अध्यक्ष के पद को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। लोकसभा के अध्यक्ष को सदन के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत के संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? किसने दिया था फ्रेंड्स? आप लोग इजी क्वेश्चन है, कमेंट कर सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के काफी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इन्हीं में चंपारण के राजकुमार शुक्ला भी थे, जो स्वयं तीन कटिया व्यवस्था से उत्पीड़न के लिए शिकार हो चुके थे। राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण आने की स्थिति का अध्ययन करने में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने किया था? 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है
बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कांवर झील है कहाँ? तो कांवर झील बेगूसराय के मझौल अनुमंडल के में कांवर झील स्थित है, जो देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह झील 16 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। महानगर एवं कस्बे की निश्चित योजनाओं के अनुसार बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो किसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। इस बात को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधार कला। गंधार कला शैली ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया? दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य भी इल्तुतमिश के पूरा कराया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय अंगलक मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय अंगलक मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। द्वितीय अंगलक मैसूर युद्ध 1780 और 84 के बीच हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। लॉर्ड डफरिन ने यह मानना था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एमजी रनाडे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे द्वारा किया गया था और 1867 ईस्वी में किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। विजयनगर राज्य के विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जैसे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योग कर, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भू राजस्व कर था। इस बात को याद रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि किन मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अकबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर बादशाह के विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन बी। 1580 ईस्वी में जैनपुर के धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में, रॉयल एक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरोही क्रम है। तो कौन आरोही क्रम है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से सही हैं? तो इसमें कौन से सही है फ्रेंड्स? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। यह मनाली स्पीति घाटियों को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। सभी सही है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। लौ एस क्षेत्र और राज्य। लौ एस क्षेत्र और राज्य के बारे में सूची को मिलान करना है। तो बादाम पहाड़ उड़ीसा, बादाम पहाड़ उड़ीसा, और डली राजहरा छत्तीसगढ़, केंद्रमुख कर्नाटक, नोआमुंडी झारखंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह के सामान्य दिशा हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, देश और राजधानी। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे, काजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे प्रभावित प्रभाव होगा? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, तो उसको कहते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सीमांत अस्थायी सुविधा दर उस दर को कहते हैं जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख रिजर्व बैंक से रातों रात धन उधार ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो आरबीआई का कार्य कौन से संबंधित नहीं है? ऋण नियंत्रण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मुद्रित नोट जारी करना, बिल्कुल सही है। जनता को पैसा उधार देना, ये गलत है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंक को धन उधार देना, ये भी सही है। इसका राइट आंसर कौन सा है? केवल 3। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 और 66 के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इस योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गालगिट थे, इसलिए इस योजना को गालगिट योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कुछ नोट्स को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादकों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि उत्पादकों से संबंधित बाजार विनियमन कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया था? तो यह बांग्लादेश को दिया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वृद्धि के लिए भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन उपहार में भेंट दिए थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? तो यह 2183 रुपये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। न्यूनतम समर्थन मूल्य की यह गारंटी युक्त राशि है जिस पर सरकार किसानों द्वारा उपजाए गए धान को खरीदता है। केंद्र सरकार वर्तमान में 22 फसलों के लिए MSP प्रदान करती है, इस बात को याद रखिएगा। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था? तो इसका चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यह 14 जुलाई 2023 को इसरो ने LVM-3M4 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जिसका वजन 3900 किलोग्राम था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है? तो यह छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को दुबराज चावल का GI टैग दिया गया है। निम्न में से राज्य और उनके राज्यपाल का सही सुमेलित नहीं है, कौन से सही सुमेलित नहीं है? केरल का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, बिल्कुल सही है। नागालैंड का ला गणेशन, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण है, जो कि दिया है गुरमीत सिंह, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र है और गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड का राज्यपाल है और त्रिपुरा का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमों भाग ले रही है? इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 टीम। ICC वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर 2023 से किया गया है, इसमें कुल 10 टीम भाग लेगी, कुल 48 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार
का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो पीके शाही। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पीके शाही को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन फ्रांसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागेबाज शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेबाज शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से संबंधित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो ये पंचम पीढ़ी की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रोलॉग पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्टा लोकनृत्य किस राज्य से है? नक्टा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो निखिल बनर्जी का संबंध सितार वाद्य यंत्र से था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की वन विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। प्रकाश के वन विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, कितना होता है फ्रेंड्स? 6200 से 7800 के बीच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये कंपन के आयाम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड के निम्न में से कौन सी गैस बनाती है? कह रहा है क्वेश्चन कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनाती है? तो कौन सी गैस बनाती है फ्रेंड्स? यह हाइड्रोजन गैस बनाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? क्वेश्चन कर रहा है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लाल रंग को परावर्तित कर देता है। फ्रेंड्स, कोई लाल रंग की वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देता है क्योंकि यह श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को सोख लेती है, किंतु केवल लाल रंग को परावर्तित करती है, इसीलिए लाल दिखाई देती है। कार्य के मान किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है? क्वेश्चन कर रहा है कि कार्य का मान किन किन परिस्थितियों में शून्य होता है? जब विस्थापन शून्य हो और बल और विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो। तो ऑप्शन बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? क्वेश्चन का है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? तो रेडियो तरंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? तो इस्पात जो है मिश्रण का उदाहरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नोलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह पोटेशियम का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम कार्नोलाइट धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में होते हैं, और हीलियम सबसे हल्की नोबेल गैस भी है।
क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है फ्रेंड्स? तो यह रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग होता है रासायनिक रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिक और नीलम रसायन रूप से होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। मणिक और नीलम रसायन रूप से एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0 होता है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है फ्रेंड्स? तो अब जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो अल्कोहल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहल में विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स? तो यह इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है, यह बिल्कुल सत्य है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है, ये भी सही है। तो यह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मास्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है, और इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कुल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। साल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कुल्हे की जड़ का प्रतिस्थापन है। इस क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती? इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु उपस्थित होता है? तो जस्ता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यकृत जो है हेपेटाइटिस रोग से शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए